गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हमारे महत्वपूर्ण अवधारणा राजनीतिक समाजीकरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने जो हमारी पिछली कक्षा थी जिसमें राजनीतिक समाजीकरण के अर्थ के संदर्भ में हमने विस्तृत उसके बारे में डिस्कशन किया। आशा करता हूं कि आप उसको अच्छे ढंग से उस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। आज हम उसको आगे उसकी कड़ी के रूप में देखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण के क्या क्या साधन हैं, किस प्रकार से इसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको स्पष्ट किया था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया के एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश स्वतंत्र हुए तो वो देश एक नवीनतम लोकतंत्र जो कि एक पाश्चात्य मॉडल, एक पश्चिमी लोकतंत्र का जो मॉडल है उसको अपने देश में जो लागू किया। तो यहाँ पर अपने देश की जो ऐतिहासिक परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति और जो कुछ परंपरागत रूढ़ियाँ, इन सभी के साथ और नवीनतम लोकतंत्र के साथ जो तालमेल बैठा, उसके संदर्भ में हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विश्लेषक हैं, जो विचारक हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो अनुसंधानकर्ता हैं, जो स्कॉलर हैं, उन्होंने ये सब अध्ययन किया कि ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो किस प्रकार से नवीनतम लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने परंपरागत मूल्यों के साथ सामंजस्य बैठाकर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनिवार्य रूप से आगे ले जाकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने काम किया। तो मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि ये जो एक व्यवहारवादी उपागम है, व्यवहारवाद में आपने देखा था कि एक अंतर अनुशासनात्मक अप्रोच को लेकर कि जो भी हमारे सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनमें आपस में एकता कायम करने के लिए अंतर अनुशासनात्मक उपागम की शुरुआत हुई। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र से, राजनीति विज्ञान का इतिहास से, राजनीति विज्ञान का भूगोल से, राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान से, राजनीति विज्ञान का दर्शन से, सबसे एक प्रकार का तालमेल बैठाने का काम किया जा रहा है। तो उन दो एक विषय का दूसरे विषय के साथ संयोग से एक नवीनतम विषय उद्भव हुआ। तो जो उसमें देखते हैं कि जिस प्रकार से समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का एक संयोग से एक नवीनतम अवधारणा विकसित हुई जिसको हम कहते हैं राजनीतिक समाजीकरण। क्या कहते हैं? राजनीतिक समाजीकरण। तो राजनीतिक समाजीकरण में ये देखते हैं कि जिस प्रकार से समाज में हम अपने जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस धर्म में जन्म लेते हैं, जिस देश में जन्म लेते हैं, वहाँ की भूगोल, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, वहाँ की नैतिक मूल्य, वहाँ की हर चीज़ को अपन धीरे धीरे सीखते हैं। ये कैसे सीखते हैं? हम हमारे परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे जो भी फैमिली जो है उससे अपन सीखते जाते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे मूल्यों का पीढ़ी दर समाजीकरण होता है, उसी प्रकार से हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का किस प्रकार से उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, किस प्रकार से अपनी रुचि प्रकट करते हैं, किस प्रकार से एकदम स्वतंत्र समानता के साथ निष्पक्ष तरीके से हम उनमें गतिविधियों में भाग लेते हुए, उसमें आस्था प्रकट करते हुए उसको आगे ले जाते हैं, उसमें एक भागीदार सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोकतंत्र को, राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो जब हमारा जिस प्रकार से समाजीकरण हो रहा है उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिकरण है, तो दोनों के मध्य से ऐसा तालमेल बैठाने के दोनों में सहयोग हो, पूरक हो, कई प्रकार का उसमें क्लेश ना हो, दोनों में इस प्रकार की कोई मतलब विरोधी भावना ना हो ताकि नुकसान पहुँच सकें, कमज़ोर हो सकें। तो अगर ये दोनों अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से काम कर रही हैं तो माना जाता है कि इस देश में राजनीतिक समाजीकरण एक अच्छे ढंग से हो रहा है और उसमें मतलब अनवरत रूप से प्रगति हो रही है। तो वो देश राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर एक मजबूत और सक्षम देश होता वो आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे हमारा भारत है, तो हमारे भारत में आप देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हम देखते हैं कि हमारे देश में जब जनवरी 50 में जब हमारा संविधान लागू किया गया तो उससे कंटिन्यू आज तक लगभग हम 74 आज़ादी के वर्ष हो गए। तो उसमें देखते हैं कि हमारा लोकतंत्र सक्षम है, सफल है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में शुमार है।
लेकिन हम देखते हैं कि जो ही आसपास में नज़र डालेंगे तो वहाँ लोकतंत्र धराशायी हो चुके हैं, वहाँ पर तानाशाही आ चुकी है, वहाँ सैनिक शासन स्थापित हो चुके हैं, वहाँ पर अधिनायकवादी शासन स्थापित हो चुके हैं। लेकिन हमारे भारत में एक बार भी नहीं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा एक प्रकार का राजनीतिक संस्कृति है जिसको हम सब भारतीय लोगों ने उसको अपनाया है और उसमें अपनी विश्वास और आस्था प्रकट की है और इसको लेकर हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमने देखा था। तो इसके संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपनी व्याख्या दी है, अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने विचार प्रकट किए हैं कि तीसरी दुनिया में लोकतंत्र किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, क्या स्थायी है, अस्थायी है, उसमें किस प्रकार के उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की नई एक अवधारणा विकसित हुई, जिसमें से एक राजनीतिक समाजीकरण है, राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, राजनीतिक सहभागिता है, राजनीतिक अभिजन है। इस प्रकार के कई मतलब अवधारणाएं विकसित होकर बाहर निकली जो हमारे लिए एक नवीन विषय के रूप में सामने प्रकट हुई। तो अब हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण के क्या क्या साधन हैं जिससे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो देखो, व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली जो समाज में जो संस्थाएं होती हैं वो अनेकों होती हैं। हम सब व्यक्ति हैं, इनमें राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक समझ को क्रिएट करने के लिए हम मनुष्य समाज में जो रहते हैं वहाँ अनेक संस्थाएं काम करती हैं। उसमें सबसे पहले अगर नाम लिया जाता है वो हमारी फैमिली, वो है हमारा परिवार। परिवार है, शिक्षण संस्थान है जहाँ पे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, राजनीतिक और सामाजिक संस्था हैं जो हम युवा होते हुए इन विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ते हैं, सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, जनसंचार के जो साधन हैं उनसे हैं, इनसे अपन प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, सीखते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अनायास और स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करती हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो औपचारिक तरीके से कार्य करती हैं। अब मतलब ये है कि इसमें से जो मैंने बताई है आपको, इसमें से कुछ ऐसी संस्था होती है जो स्वाभाविक तौर पे काम करती है और कुछ स्वाभाविक तौर पे काम न करके एक औपचारिक तरीके से काम करती है। तो प्राय खुले व लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक समाजीकरण में औपचारिक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ लोकतंत्र जो समाज है वो पूरा खुला समाज है, लोकतंत्र समाज है, जहाँ स्वतंत्रता, समानता, अधिकार जैसी बातें होती हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तो वहाँ पर ये सभी औपचारिक क्रिया महत्वपूर्ण होती हैं। जबकि चीन जैसे बंद देश या पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश, वहाँ सरकारी राज्यों में सरकारी तंत्रों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति जबरन वोट पिलाई जाती है। जैसा राज्य के ऐसा करो, अपना दिमाग मत लगाओ, अपना विवेक मत लगाओ। ऐसा कहाँ होता है जब बंद समाज में होता है, बंद देश में होता है, जैसे साम्यवादी चीन है। अब वहाँ अगर प्रेस की बात करें, मीडिया की बात करें, तो वहाँ पर पूरी तरह से सरकार के अधीन है। वहाँ का एक ही महत्वपूर्ण पत्र है ग्लोबल टाइम्स। अब जो ग्लोबल टाइम्स में वही लिखा जाता है जो सरकार कहती है। वहाँ सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। वहाँ पर आप आंदोलन नहीं कर सकते, अगर किया तो आपको आप जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो अगर वहाँ इस प्रकार कहें तो वहाँ फिर क्या होती है कि फिर व्यक्ति अपनी सोच और अपनी समझ वो विकसित नहीं कर पाते, उनको तो वही करना पड़ता है जैसी वहाँ की सरकार कहें उसी प्रकार से। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि ये दोनों प्रकार के जो खुला समाज और बंद समाज है, हमारा भारतीय खुला समाज है। हम सभी को हमारी सरकार की आलोचना करने का, हमारी मीडिया का, सबका एक अपना अपना स्वतंत्र है। हम जो चाहें सब प्रकार की बातें उसमें कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, अपनी दबाव बना सकते हैं, हर चीज़ आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन अगर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसलिए उनको और बंद समाज कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं, लेकिन हम देखेंगे कि एक एक करके जो परिवार है, शिक्षण संस्था हैं, राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ये सब किस प्रकार से इसको बढ़ावा देते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन की सबसे जो प्रथम पाठशाला होती है वो हमारा परिवार होते हैं। हमारे जीवन के जो गुरु होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं, वो हमारे माता पिता होते हैं। तो देखिए इनसे किस प्रकार से हम प्रभावित करते हैं, समझिए आप। परिवार हमारी प्रथम पाठशाला होती है। आप बचपन से पढ़ते आए हैं ये बात, जिसके माध्यम से बालक रीति रिवाज और परंपराओं को सीखता है। परिवार के जो संस्कार हैं, परिवार के जो रीति रिवाज हैं, परिवार की जो पूजा पाठ, कर्मकांड, जो प्रकार पद्धति है, वो सब हम सीखते हैं। वह माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है, जिससे उसमें सत्ता का बोध होता है। माता पिता ने कहा बेटा ऐसा करो, बेटा पढ़ाई करो, बेटा खेलो, हर प्रकार से, तो उसमें ये भाव होता है कि मुझे कमांड देते हैं, मुझे आज्ञा का पालन करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा सबके साथ मिलकर रहना, घुल मिलकर रहना, परिवार में सहयोग करना, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कभी भी दबाव बनाना, आदि सब बातें सीखकर हम राजनीतिक क्रियाओं में एक क्षमता विकसित होती है, एक कैपेसिटी विकसित होती है।
ठीक है, कि किस प्रकार से काम किया जाता है, अपनी मांगों मनवाने के लिए क्या क्या तरीके आजमाने पड़ते हैं, सब प्रकार से। तो ये सब एक जो क्रिया है वो हमारे अंदर एक प्रारंभिक तौर पे मतलब भले उसका दायरा सीमित हो, लेकिन ये सब संभावना विकसित होती जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे सामान्य चुनावी अभियान अनुभव ये बताते हैं कि परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक दल का समर्थक होता है, परिवार के अन्य सदस्य भी उसका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार राजनीति के प्रति प्रारंभिक समझ का विकास परिवार के माध्यम से होता है। जैसे आप देखिए कि हमारे परिवार के जो मुखिया हैं, हमारे परिवार के मुखिया जो कहते हैं हम सभी उसका पालन करते हैं। उसी प्रकार से राजनीतिक दल के जो मुखिया होते हैं उसी अनुसार पूरे राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता होते हैं, संगठन में होते हैं, वो सब काम करते हैं और एक परिवार की भांति काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारे इस जो ज़िंदगी की जो शुरुआती ट्रेनिंग होती है वो परिवार से शुरू होती है और परिवार से हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम पढ़ने लिखने लायक हो गए, हमारी जो शिशु अवस्था पार करके बाल्यावस्था में आते हैं तो हम किसकी तरफ गमन करते हैं? स्कूल की तरफ, विद्यालय शिक्षण संस्थाओं की तरफ गमन करते हैं। वहाँ से लेकर अपन कॉलेज शिक्षा तक का जो दौर है, यहाँ पर हमें और भी इसमें ज़्यादा परिपक्वता आती है और भी ज़्यादा हमें समझ विकसित होती है। वो किस प्रकार से देखिए, राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं की जबरदस्त भूमिका होती है। वह परिवार में जिन राजनीतिक अभिवृत्तियों को आत्मसात करता है, शिक्षण संस्थाओं में और भी अधिक दृढ़ बन जाते हैं। कि परिवार में जो छोटी मोटी अभिवृत्तियाँ जो उसके अंदर क्रिएट होती है, पनपती हैं, उनको अगर शिक्षण संस्था में आने के बाद में उनको एक प्रकार से जिस प्रकार से पौधे में पानी देकर सिंचा जाता है, उसी प्रकार से इन सभी राजनीतिक प्रवृत्तियों को शिक्षण संस्थाओं में सिंचा जाता है, उसको और भी मजबूत बनाया जाता है। विभिन्न पृष्ठभूमि के सहयोगियों के साथ अनुकूलन करने की आवश्यकता से बालक राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधता और विरोधाभासों के साथ समायोजन करना सीखता है। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि जो विद्यालय में रहता है तो वहाँ पर विभिन्न पृष्ठभूमि से अलग अलग क्षेत्रों से वो सब उसके सहयोगी आते हैं, सहभागी आते हैं, तो उनके साथ एक प्रकार का अनुकूलन, समानुकूलन, सब प्रकार का बैठाना, प्रस्तुति देखना, सब प्रकार की कंडीशन को देखते हुए बालक ये भांपता है कि विभिन्न व्यवस्थाओं में विविधता और विरोधाभास होते हुए भी कैसे हम समायोजन करते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे विकसित कर सकते हैं। ये एक प्रकार से उसको विद्यालय प्रवेश से या विद्यालय अध्ययन में अपनी शिक्षण संस्थाओं में ये सब उसको अनुभव हो जाता है। बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी उसकी संभावना और भी ज़्यादा है कि वे राजनीति में अधिक रुचि लेगा। मतलब बालक का जो मन होता है कोरे कागज़ की तरह होता है, जैसे आप उसको जिस दिशा की तरफ ले जाओगे वो उस दिशा की तरफ जाएगा। तो अगर आप उसकी जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी उसकी महत्वाकांक्षा होगी, जितनी उसके अंदर रुचि होगी, उसी प्रकार से हम उस विषय के प्रति, उस ज्ञान के बारे में, उस विषय वस्तु के संबंध में उसका राजनीति विज्ञान या राजनीतिक ज्ञान जो भी हो उसका पूरा उसका विकास होगा और उसमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज्ञान को अर्जित करेगा। लेकिन शिक्षण संस्थाओं का पाठ्यक्रम कैसा है, उसकी मित्र मंडली कैसी है, अथवा शिक्षकों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण और वैचारिक अभिमुखीकरण कैसा है, ये तत्व भी राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि बात सही है कि विद्यालय के माध्यम से आप सब कुछ दे सकते हो, लेकिन बात यहाँ पर है कि जिन शिक्षा संस्थाओं में आप अध्ययन करवा रहे हो पाठ्यक्रम कैसा है। क्या जिस पाठ्यक्रम के लिए, जिस राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए हम बात कर रहे हैं, क्या उनके प्रतिकूल तो नहीं, या फिर उसका जो बच्चा है वो किस प्रकार के मित्र है, उसकी मित्र मंडली, क्योंकि उसके मित्र मंडली का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और ये उम्र ऐसी भी होती है कि बच्चा होता है वो यूँ समझता है कि मेरे जो चुप चिंतक हैं वो परिवार से ज़्यादा मित्र हैं, इस वजह से वो मित्र मंडली का भी इफेक्ट रहता है। साथ ही साथ शिक्षक, अब शिक्षक किस प्रवृत्ति से हैं वो, क्योंकि झुकाव होता है। कोई आप देखें सिंपल से पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें कि कोई किसी पार्टी के प्रति झुकाव रखता है, कोई किसी पार्टी के प्रति झुकाव रखता है, कोई किसी आइडियोलॉजी के प्रति झुकाव रखता है, तो कोई किसी अन्य आइडियोलॉजी के प्रति झुकाव रखता है। तो उसका टीचर का जो अपना राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो दृष्टिकोण है, अपने जो विचारधारा है, वो भी काफ़ी कुछ प्रभाव होती है। तो ये सब कुछ भी राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि शिक्षक अपने आचरण और अपने विभिन्न तरीकों से अपने विद्यार्थियों की विचारधारा को प्रेरित करने और उसमें बहुत बड़े बदलाव करने का एक प्रयास करते हैं। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व बनकर उभरता है। अगला है कि जब इस शिक्षण संस्थाओं से बाहर आकर जब अपन बिल्कुल एक वयस्क नागरिक हो जाते हैं, तब उस समय राजनीतिक दलों के माध्यम से भी सीखते हैं। तो देखिए भारत में जो राजनीतिक दल है वो अपनी नीतियाँ, विचारधारा और कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण का कार्य करते हैं। अपनी पॉलिसी,
अपना मैनिफेस्टो, अपनी आइडियोलॉजी, अपने प्रोग्राम उनके तहत बताते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। यदि लोकतांत्रिक देशों और साम्यवादी सर्वाधिकारवादी राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका अलग होती है। अब देखो, एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी जैसे हमारा भारत राष्ट्र है, और एक चाइना जहाँ पर ओनली फॉर वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और एक अधिनायकवादी जहाँ कोई पार्टी नहीं होती है, जो अपने आप में सर्वस्व ही होता है। अब तीनों की आप तुलना करके देख लीजिए, कौन सा आपको अच्छा लगेगा, कौन सा आपको बुरा लगेगा, किस में आपकी आवाज़ बुलंद होगी, किस में आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी, ये आपको स्वयं सोच सकते हैं। इसलिए ये इफेक्ट पड़ता है कि उस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और उस देश के पॉलिटिकल पार्टीज की क्या भूमिका है। ऐसे राज्यों में समाजीकरण के साधनों पर राज्य का कठोर नियंत्रण रहता है। अब जब इस प्रकार के लोकतांत्रिक हैं तो वहाँ समाजीकरण में बिल्कुल साधनों पर कठोर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन साम्यवादी है या सर्वाधिकारवादी है, अधिनायकवादी है, वहाँ जबरदस्त कठोर नियंत्रण रहता है। जबकि आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है, वहाँ मतलब स्वतंत्रतापूर्वक अपने अपने विचारों के अनुरूप समाजीकरण के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ये जरूरी है कि उस देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिम्बॉल्स। मतलब ये भी आपके अंदर कुछ भावना बहुत प्रेरित करती है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो राजनीतिक प्रतीक है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, आज तिरंगा देखते ही हमारे मन प्रफुल्लित होता है, गर्व से सीना हमारा तन जाता है कि मेरे देश का राष्ट्र ध्वज है। हम राष्ट्रगीत सुनते ही कुछ पल के लिए स्थगित हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय दिवस समारोह होते हैं, यहाँ हमारी सेना की परेड होती है, तो हमें बहुत बड़ी गर्व महसूस होता है, हमें बहुत बड़ी मन में एक राष्ट्रवाद की भावना जो क्रिएट होती है। तो ये भी एक प्रकार की हमारी राजनीतिक व्यवस्था और हमारे राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था का भाव पैदा करते हैं, एक समझते हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अंतिम है जनसंचार के साधन, और आज विशेषकर अब विज्ञान और तकनीकी युग में रह रहे हैं, उस समय ये बहुत बड़ा एक साधन के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, आधुनिक समय में जनसंचार के साधन जैसे समाचार पत्र है, टीवी है, रेडियो, ये व्यक्ति के राजनीतिक ज्ञान को और उसके विचारों को दिशा देने में सशक्त भूमिका निभाते हैं। भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव आजकल मीडिया के दफ्तरों में से लड़े जाते हैं। अब आप देख सकते हैं, पहले प्रिंट मीडिया था, लेकिन पिछले 2-3 दशकों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया। किस समय कहाँ पर किसने क्या कहा, क्या घटना घटित हुई, तुरंत आपके आंखों के सामने लाइव दिखा दिया जाता है। हम घर बैठे सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इससे हमारे मन में भी किसी नेता, किसी पार्टी, किसी व्यवस्था के प्रति एक हमारी भावना बनती है। तो आप देखते हैं कि मीडिया पे इतने प्रभावी हो चुका है लोकतांत्रिक देशों में कि जिस प्रकार से मीडिया अपने जो कार्यक्रम चलाते उसी प्रकार से ये जो हमारे चुनाव है वो भी उसके अकॉर्डिंग मतलब जो एक माहौल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वे विभिन्न कार्यक्रम को जनमत से प्रभावित करने का काम करते हैं। इस तरह अपन समझ सकते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। ध्यान रखना, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में राजनीतिक सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश के नागरिकों व सरकार के मध्य अंतःक्रिया का अभाव पाया जाता है, वहाँ किसी न किसी देश में सरकारों के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अंतर वास्तव में राजनीतिक सामाजिकरण के अंतर को स्पष्ट करता है। तो कहने का तात्पर्य हमने ये स्पष्ट किया इस सामान्य अध्याय में कि राजनीतिक सामाजिकरण किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपने विश्वास को मजबूत, उसके बारे में जागरूक करने का एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है जिसको हमने स्पष्ट किया।